नमस्कार दोस्तों, मैं तपन देशमुख आपका हमारी एमपीजीके पर 50 लेक्चर की सीरीज में स्वागत करता हूं। यह हमारी 50 लेक्चर की सीरीज का 8वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में। हम यह जानेंगे कि उत्पादन के मान से कौन से जिले शीर्ष हैं, यहाँ मौसम के आधार पर कौन सी फसलें बोई जाती हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश को कितने प्रकार के कृषि क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है और फसलों से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस व्याख्यान में आपको फसलों के बारे में बेहतर तरीके से बताने के लिए हमने फसलों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया है, जिससे कि आप बेहतर ढंग से समझ पाएं फसलों के बारे में। सबसे पहली हमारी श्रेणी है वो उपयोग के आधार पर हमने फसलों को बांटा है कि किस तरह की फसलें किस तरह के उपयोग में आती हैं, जैसे कि खाद्यान्न फसलें, मोटे अनाज की फसलें, दलहन फसलें, तिलहन फसलें, वाणिज्यिक उपयोग की फसलें, उद्यानिक की फसलें, मसालों की फसलें आदि। फिर जो दूसरी हमारी श्रेणी है उसमें हमने फसलों को 3 श्रेणी में बांटा है, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी जैसा आपको पता है ठंड वाली फसलें, ठंड के सीजन में जो बोई जाने वाली फसलें हैं। फिर जो खरीफ की फसलें हैं जो बारिश के सीजन में बोई जाती हैं। फिर जायद की फसलें हैं जो कम पानी में बोई जाती हैं। तीसरी हमारी श्रेणी है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स, अर्थात हमने जो फसलें उत्पादन होता है फसलों का, उसको हमने क्षेत्रों में वर्गीकृत करा है कि किस क्षेत्र को किस फसल के लिए जाना जाता है। तो ये हमारी एक तीसरी श्रेणी है। चौथी श्रेणी में हमने रखा है शीर्ष उत्पादक जिलों को, कि किस किस जिले में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन सबसे अधिक होता है मध्य प्रदेश में। और हमारी जो पांचवी श्रेणी है वह इस पे आधारित है कि किस कॉम्बिनेशन में मध्य प्रदेश में फसलों को बोया जाता है। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, इस नक्शे में आप देखेंगे कि जो गहरा रंग है वो यह बता रहा है कि प्रति किलोग्राम हेक्टेयर उत्पादन कहाँ ज्यादा होता है। तो जितना गहरा रंग है वहां पे प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन अधिक है, और जो हल्का रंग है वहां पे उसका उत्पादन कम है। तो आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए फसलों के बारे में, या आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि किस क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ है। जो हमने मृदा वाले हमारे लेक्चर में देखा था, मैंने आपसे कहा था कि बहुत लंबा एरिया है और हम उसे विस्तार में अगर समझने जाएं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये एल्यूवियल सॉइल जो यहाँ हरदा होशंगाबाद इलाके में पाया जाता है, और जो आप यहाँ ऊपर श्योपुर मुरैना ग्वालियर वाला इलाका देख रहे हैं, यहाँ एल्यूवियल सॉइल के कारण यहाँ की उत्पादकता अधिक है। तो आइए हम बात करते हैं उपयोग के आधार पर फसलों के बारे में। मध्य प्रदेश की फसलों को हमने मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा है। इसमें सबसे पहले एक तो है खाद्यान्न श्रेणी और दूसरी है वाणिज्यिक श्रेणी। खाद्यान्न श्रेणी को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें प्रमुख खाद्यान्न फसलें, उसके बाद जो उद्यानिकी फसलें और उसके बाद मसालों की फसलें हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में गेहूं और चावल है। इसके बाद अगर हम बात करें मोटे अनाज की, यानी कि कोर्स ग्रेन्स की, तो इसमें सबसे पहले ज्वार, फिर उसमें बाजरा, मक्का और जौ प्रमुख है। अगर दलहन की बात करें, यानी कि दालों की बात करें, पल्सेस की बात करें, तो इसमें सबसे पहले अरहर, उड़द, मूंग और चना प्रमुख है। अगर हम तिलहन की बात करें, तिलहन उसे कहा जाता है जिससे तेल निकाला जाता है, यानी कि ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स की बात करें तो इसमें सोयाबीन, सरसों, तिल, जौ, माफी चाहूंगा जौ नहीं, तिल के बाद अलसी, मूंगफली और राई प्रमुख हैं। तो ये तो बात हुई खाद्यान्न फसलों की। अब देखते हैं खाद्यान्न फसलों में जो हमने 2 अलग श्रेणियां बनाई थी, जिसमें हमने उद्यानिकी फसलें और हमने मसालों को शामिल किया था, वो श्रेणी देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि उद्यानिकी फसलों में मध्य प्रदेश में केला प्रमुख है, यहाँ पे आम प्रमुख है, आम के बाद यहाँ पे नींबू, स्वीट लाइम मतलब यहाँ पे मौसम्बी, पपाया अर्थात पपीता, ऑरेंज मतलब नारंगी, गुआवा मतलब अमरूद, या फिर आप इसे जाम कहते हैं, आंवला मतलब तो आप जानते हैं आंवला। तो हॉर्टिकल्चर में ये जो है, ये जो फसलें हैं ये प्रमुख हैं। इसके बाद अगर हम मसालों की बात करें तो मसाले में यहाँ मिर्ची प्रमुख है, मिर्ची के बाद अदरक प्रमुख है, यहाँ धनिया प्रमुख है और यहाँ लहसुन प्रमुख फसलें हैं। तो यह खाद्यान्न श्रेणी की प्रमुख फसलें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें आप ध्यान रखिएगा, खाद्यान्न फसलों में सबसे प्रमुख गेहूं और धान, यानी गेहूं और चावल,
फिर मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ। फिर दलहन की अगर हम बात करें तो चना, अरहर, उड़द और मूंग। और तिलहन की हम बात करें तो सोयाबीन, राई, सरसों, तिल, अलसी और मूंगफली। उद्यानिकी फसलों में तो आपने देख ही लिया, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी फसलें खाद्यान्न फसलें हैं। और पार्शियली खाद्यान्न भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज में अदरक डाल के तो नहीं खाते। तो या प्रमुखता से हमारे आहार में जो मेजर फूड होता है वो जिंजर गार्लिक नहीं होता या कोरिएंडर चिली नहीं होता। तो आप इसे इस तरह से नोटिफाई कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स को, जिन्हें वाणिज्यिक फसलें भी कहा जाता है। वाणिज्यिक फसलों में सबसे पहला नाम हमारी सूची में अफीम का है। मध्य प्रदेश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है और मंदसौर इसमें सबसे अव्वल नंबर पर है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान में होता है। यहाँ एक और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी ऐसी चीजें उपलब्ध है, जैसे खनिज उपलब्ध है या फिर नशे के संसाधन उपलब्ध है, जैसे अफीम हो गया या अन्य जहाँ पे एक्सटेसी बनाई जाती है, सबसे ज्यादा आतंकवाद और सबसे ज्यादा उग्रवादी आपको उसी इलाके में मिलेंगे। इस विषय में हम किसी और लेक्चर में कभी चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आतंकवाद फ्लरिश होता है वहां मौजूद संसाधनों के आधार पर, और संसाधनों की लड़ाई आतंकवाद का एक प्रमुख कारण है। अगली हमारी सूची में फसल है कपास की फसल। कपास के बाद तंबाकू। तंबाकू के बाद हम बात करते हैं कैनबीस की। कैनबीस को मैरिजुआना या फिर गांजा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में गंजेड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर को कहा जाता है। यह आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है। यहाँ मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। कैनबीस जो है, कैनबीस मतलब गांजा, गांजे से ही भांग का निर्माण होता है। और यह आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गांजा, भांग और चरस के बारे में। तो चरस चरस भी इसी पौधे से बनती है। गांजा तो आप जानते ही हैं, जैसे धूम्रपान के लिए उपयोग किया जाता है, और भांग का उपयोग भी आप जानते ही हैं। गांजे की विशिष्ट प्रजाति के बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार बनी थी, कमलनाथ की सरकार, उसने हैम्प को अनुमति दी थी। हैम्प कुछ इस तरह का गांजा है कि इससे नशा तो नहीं होता, पर इस पौधे का उपयोग आप दवाई बनाने में कर सकते हैं। तो ये हैम्प है, आप जो चित्र में देख रहे हैं। इसके बाद जो अगली फसल है वो है सोयाबीन की फसल। सोयाबीन के बाद गन्ना कैश क्रॉप है। इसके बाद सेसमे। अभी हमने देखा कि उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। अब हम जानेंगे मौसम के आधार पर फसलों के वर्गीकरण के बारे में। इस सूची में सबसे पहले हम बात करेंगे रबी के सीजन के बारे में। रबी का सीजन अर्थात ठंड में बोई जाने वाली फसलें। इन फसलों की बुआई नवंबर दिसंबर में की जाती है। यह फसलें अप्रैल मई तक काटने के लिए तैयार हो जाती हैं, यानी निकाला जा सकता है। इन फसलों में सबसे प्रमुख है गेहूं, गेहूं के बाद चना, चने के बाद सरसों, सरसों के बाद तिल, तिल के बाद मटर। साथ में इसमें अगर आप देखें तो मसूर भी इसमें शामिल है, अलसी भी इसमें शामिल है, राई भी इसमें शामिल है। और खरीफ की बात करें तो खरीफ के सीजन में जो बुआई होती है वो जून जुलाई के मध्य होती है, और यह फसलें अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती हैं। इन फसलों में सबसे प्रमुख है सोयाबीन, कपास, गन्ना, मक्का, चावल, मूंगफली, ज्वार, तुअर आदि। अरहर इसमें प्रमुख है। अगर हम बात करें जायद के सीजन की, तो जायद का सीजन मुख्यतः फरवरी मार्च में बोई जाने वाली फसलों के बारे में है। और इन फसलों में प्रमुख है वाटरमेलन, ककड़ी, गन्ना, टमाटर, बैंगन या लौकी, गिलकी, खीरा। इस तरह की जो सब्जी वाली फसलें हैं, यह जायद के सीजन में बोई जाती हैं, और जून के पहले पहले इन्हें काट लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तीन ये प्रमुख बुआई के सीजन है, या तीन प्रमुख फसलों के सीजन भारत में है। रबी मतलब ठंड से जुड़ा हुआ सीजन है। खरीफ मतलब बारिश में बोई जाने वाली फसलें हैं जिन्हें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। और जायद के मौसम में बोई जाने वाली फसलें वह फसलें हैं जिन्हें कम पानी की जरूरत और बहुत अधिक धूप की जरूरत होती है। फसलों के मान से मध्य प्रदेश को 7 प्रमुख कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। हम सबसे पहले बात करेंगे ज्वार क्षेत्र की। तो अगर ज्वार क्षेत्र की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ज्वार क्षेत्र जो गुना का इलाका है, शिवपुरी का इलाका है, श्योपुर जो है, और जो मुरैना का पश्चिमी इलाका है, यह प्रदेश का ज्वार क्षेत्र कहा जाता है।
मैं आपको नक्शे में बता देता हूँ कि कहाँ पे कौन सा जिला है। यह जो आप देख रहे हैं, यह गुना जिला है, उसके ऊपर यह शिवपुरी जिला है, और उसके ऊपर यह श्योपुर जिला है, और यह मुरैना का पश्चिमी भाग है। मेरा यह प्रयास है कि आपको नक्शे के माध्यम से पढ़ाया जाए, जिससे कि आपको क्षेत्र भी याद हो जाए और यह भी याद हो जाए कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जो कपास क्षेत्र है वह कहाँ है। तो इस नक्शे में आप देखेंगे कि जो खंडवा जिला, खरगोन जिला, यहाँ बड़वानी जिला, धार जिला, झाबुआ जिला और रतलाम जिला प्रदेश में कपास के लिए प्रसिद्ध है। आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पे कौन सा जिला स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं, यह खंडवा जिला है, इसे पूर्वी निमाड़ कहा जाता है। यह खरगोन जिला है, इसे पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है। फिर यह जो आप इलाका देख रहे हैं, यह बड़वानी है, इसके ऊपर यह धार जिला है। धार जिले का आधा हिस्सा मालवा में है और आधा हिस्सा निमाड़ में है, यह आप ध्यान रखिएगा। दूसरा फिर यह झाबुआ जिला है और यह रतलाम जिला है। यह कपास के लिए प्रसिद्ध है और सर्वाधिक और अच्छी उच्च गुणवत्ता वाले कपास का उत्पादन इसी इलाके में होता है। अगर चावल उत्पादन क्षेत्र की बात की जाए या धान की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में जो पूर्वी इलाका है वह धान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यही मध्य प्रदेश का सर्वाधिक धान का उत्पादन किया जाता है। यह इलाका छत्तीसगढ़ और झारखंड से समीपस्थ है। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, कटनी, सतना, सिंगरौली, रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी और मंडला चावल उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में विख्यात है। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा जिला स्थित है। तो यह बालाघाट जिला है, बालाघाट के बाद यह सिवनी है, सिवनी के बाद यह जबलपुर है, जबलपुर के बाद यह कटनी है, कटनी के बाद यह सतना है, सतना के बाद यह रीवा है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये सीधी का इलाका है। यह सिंगरौली है, यह शहडोल है, और शहडोल के बाद यह उमरिया जिला है, उमरिया के बाद यह अनूपपुर है, अनूपपुर के बाद यह डिंडौरी है और यह मंडला है। तो आपको मैं एक बार वापस बता देता हूँ कहाँ पे कौन सा जिला स्थित है। ये सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये बालाघाट है, बालाघाट के पास यह सिवनी है, सिवनी के बाद यह जबलपुर है, जबलपुर के बाद यह कटनी है, कटनी के बाद यह सतना है, सतना के बाद यह जो इलाका आप देख रहे हैं ये रीवा का इलाका है, यह बीच में जो आप देख रहे हैं ये सीधी है, यह सिंगरौली है, यह शहडोल का इलाका है, यह उमरिया है, उमरिया के बाद यह अनूपपुर का इलाका है, अनूपपुर के बाद यह जो इलाका है ये डिंडौरी है, डिंडौरी के बाद यह मंडला है और फिर यह वापस से बालाघाट है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस मैप में मैंने आपको सारे जिले बता दिए हैं, कौन से जिले कहाँ पे स्थित हैं और चावल के उत्पादन के लिए विख्यात हैं। मध्य प्रदेश का वह इलाका जो चावल और कॉटन के लिए प्रसिद्ध है वह इस प्रकार है, वह खंडवा और खरगोन है। खंडवा और खरगोन को राइस कॉटन बेल्ट कहा जाता है। यहाँ आप नक्शे में देख सकते हैं कि यह खंडवा है और यह खरगोन है और इस इलाके को राइस कॉटन बेल्ट कहा जाता है। अगर हम राइस कॉटन ज्वार बेल्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो निचला इलाका है या जो दक्षिणी इलाका है, इसमें सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल को राइस कॉटन एंड ज्वार बेल्ट कहा जाता है। यहाँ एक ध्यान रखना है आपको कि मध्य प्रदेश में बैतूल इकलौता ऐसा जिला है जहाँ पे कॉफी का उत्पादन होता है, ये बैतूल है। तो आप ध्यान रखिएगा, कॉफी का उत्पादन करने वाला इकलौता जिला मध्य प्रदेश में बैतूल है। पास में आप ये नक्शे में देख सकते हैं, ये जो है ये छिंदवाड़ा है और यह जो इलाका है ये सिवनी का इलाका है। इन दोनों इलाकों में सबसे ज्यादा लेटराइट मिट्टी पाई जाती है या लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो लेटराइट मृदा यहाँ पाई जाती है और इस इलाके को राइस कॉटन और ज्वार बेल्ट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के गेहूं कपास क्षेत्र की। तो मध्य प्रदेश का गेहूं कपास क्षेत्र लगभग मालवा रीजन में ही है और इसमें प्रमुख है देवास, इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़ और शाजापुर। मैं आपको नक्शे में दिखा देता हूँ कि कहाँ पे कौन सा जिला स्थित है। ये देवास जिला है, यह इंदौर जिला है, इंदौर के पास ये धार जिला है, धार के बाद यह रतलाम जिला है, यह नीमच जिला है, यह मंदसौर जिला है, यह आगरमालवा है, आगरमालवा के बाद यह जो आप देख रहे हैं ये राजगढ़ जिला है, राजगढ़ जिले के पास ये शाजापुर है और जो ये मध्य में आपको दिख रहा है ये उज्जैन है। उज्जैन महाकाल मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है
और नीमच जो है यहाँ पर मंदसौर नीमच का इलाका, यह अफीम के सबसे ज्यादा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन जिलों के बारे में, आपको याद रखना है नक्शे में कौन सा जिला कहाँ स्थित है। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के गेहूं जवार क्षेत्र को। तो इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि सबसे सर्वाधिक गेहूं जवार पाया जाता है दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में। यह जो नक्शा आप नीचे देख रहे हैं, यह मैंने आपको पूर्व में बता दिया था, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि ये देवास जिला है, देवास के पास ये इंदौर है, इंदौर के पास ये जो है ये धार है, धार के ऊपर यह रतलाम है, रतलाम के बाद यह मंदसौर है, ये नीमच है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये उज्जैन है, उज्जैन के पास जो जिला है ये आगर मालवा है, आगर मालवा के पास में राजगढ़ है, राजगढ़ से दक्षिण में शाजापुर है, और ये जो आप देख रहे हैं उत्तर में यह दतिया है, दतिया के बाद यह मध्य प्रदेश का नवनिर्मित जिला निवाड़ी है, निवाड़ी के बाद ये टीकमगढ़ है, और यह छतरपुर का इलाका है। तो यह मध्य प्रदेश का गेहूं ज्वार क्षेत्र कहा जाता है, और इसमें लगभग 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 लगभग 15 जिले हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश का गेहूं जवार क्षेत्र कौन सा है। अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में फसलों के मान से कौन से जिले शीर्ष उत्पादक हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंदौर की। इंदौर आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे प्रदेश में, और अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर पूरे विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो भारत का स्थान इस सूची में दूसरे नंबर पे आता है। इस सूची में पहले पायदान पर चाइना है और तीसरे पायदान पर रशिया है। और अगर हम फसलों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संस्थानों की बात करें तो इंदौर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, और इंदौर में सोयाबीन वायदा बाजार है। तो कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च कहाँ स्थापित है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि यह इंदौर में है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि खंडवा रोड पे यह स्थित है, और शायद 69 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इसके पास है सोयाबीन रिसर्च के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर में है। तो यह तो हुई इंदौर जिले से संबंधित बात। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में मूंगफली, कपास और मिर्ची के लिए प्रसिद्ध जिले की। क्या आप में से कोई अंदाजा लगा सकता है कि कौन सा जिला है जो मूंगफली, कपास और मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है? तो हम बात करने जा रहे हैं खरगोन के बारे में। मध्य प्रदेश में मिर्ची का सर्वाधिक उत्पादन खरगोन में होता है। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक मिर्ची का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो लाल मिर्ची का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। और अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि हरी मिर्ची का सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है, तो आपको चाइना पर टिक करना है। लाल मिर्ची में भारत और हरी मिर्ची में चाइना इसका सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। खरगोन में प्रतिवर्ष मिर्ची महोत्सव होता है। इस वर्ष कोरोना के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाएगा, और 2020 में मिर्ची के संदर्भ में एक शुभांकर जारी किया गया चिली चाचा नाम का। ये 2020 में किया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट में। अब हम बात करते हैं मूंगफली की। तो मध्य प्रदेश में खरगोन मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। अगर भारत में बात की जाए मूंगफली के संदर्भ में, तो भारत में जो मध्य प्रदेश है उसका 7वां स्थान है मूंगफली के उत्पादन में। अगर हम बात करें विश्व के स्तर पे, तो भारत का दूसरे नंबर का स्थान है मूंगफली के उत्पादन में। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस देश में होता है, तो आप आंख बंद करके चाइना पर टिक लगा दीजिएगा। चाइना बहुत सारे फसलों का उत्पादन में नंबर 1 पे है, और काफी सारों में भारत है। तो मूलतः अगर देखा जाए तो सब सर्वाधिक, अगर आपको मान लीजिए चाइना का ऑप्शन मिले और आपको जवाब नहीं पता हो, तो आप बहुत सारी फसलों में चाइना पर टिक कर सकते हैं और आशा कर सकते हैं कि आपका जवाब सही हो। अब हम बात करते हैं ऐसी फसल के बारे में जिसके उत्पादन में मध्य प्रदेश भी शिरोमणि है और भारत भी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इस फसल का उत्पादन करता है। तो आइए बात करते हैं गुना में होने वाले उत्पाद के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं धनिया के विषय में। संपूर्ण प्रदेश में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन गुना जिले में होता है। अगर भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है धनिये का, और अगर विश्व की बात की जाए तो भारत में धनिये का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है। गुना में मसाला पार्क भी स्थित है, परंतु यह प्रदेश का पहला मसाला पार्क नहीं है।
अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में पहला मसाला पार्क कहाँ स्थापित हुआ था, तो इसका सही जवाब छिंदवाड़ा है। तो आप ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। फसलों के शीर्ष उत्पादक जिलों की सूची में अब हम बात करते हैं खंडवा के बारे में। खंडवा में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह मध्य प्रदेश में प्याज के उत्पादन में नंबर 1 पे है। अगर हम भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन होता है। और अगर हम विश्व के स्तर पे बात करें तो भारत में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन होता है और यह प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। अगर हम बात करें कैनबीस के बारे में, कैनबीस जिसे गांजा कहा जाता है हिंदी में, तो खंडवा में सबसे ज्यादा कैनबीस का उत्पादन होता है। अगर हम भारत की बात करें तो उत्तराखंड में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। और अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो अलग अलग जानकारियां मिलती हैं कि जैसे अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है, ऐसा कहा जाता है। उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने भांग के, तो माफी चाहूंगा, कैनबीस के जो मेडिसिनल वर्जन है हैम्प, उसको लगाने की अनुमति दे दी है। अब किसान उसका व्यावसायिक रूप से प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं खंडवा से संबंधित, खंडवा जिले के बारे में, जो आपको ध्यान रखनी है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम देख लेते हैं कि लहसुन और अंगूर के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला आगे है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अंगूर और लहसुन का उत्पादन रतलाम जिले में होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा लहसुन का उत्पादन राजस्थान में होता है। और अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो भारत का लहसुन के उत्पादन में दूसरा स्थान है। सबसे पहला स्थान इसमें चाइना के पास है और चाइना में विश्व का सबसे ज्यादा लहसुन का उत्पादन होता है। अगर हम अंगूरों की बात करें तो अंगूरों में मध्य प्रदेश में रतलाम जिला अव्वल है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन होता है। और अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो भारत का इसमें 7वां स्थान है। यहाँ भी सबसे पहला स्थान चाइना के पास है और विश्व में सबसे ज्यादा अंगूर चाइना में उत्पादन होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है खंडवा के बारे में, जो हम पिछली स्लाइड में आपको बताना भूल गए थे, कि खंडवा में रंगीन मछली केंद्र है। ये आप ध्यान रखिएगा कि शासन का रंगीन मछली केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो आप बता सकते हैं खंडवा में शासकीय रंगीन मछली केंद्र है और यह इकलौता मध्य प्रदेश का रंगीन मछली का केंद्र है। ध्यान रखिएगा आप ये। अदरक के उत्पादन की बात की जाए तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में अदरक के उत्पादन में अव्वल है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो असम राज्य अदरक के उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन भारत देश में ही होता है। ये ऐसी कुछ कम्युनिटीज है जहाँ पे भारत सबसे आगे है और चाइना पीछे है। दूसरे नंबर पे अगर विश्व स्तर पे बात करें तो नाइजीरिया में सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन होता है। और अगर हम तीसरे पायदान की बात करें तो चाइना में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन होता है। छिंदवाड़ा से एक प्रश्न अक्सर बनता है कि मध्य प्रदेश का पहला मसाला पार्क कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश का पहला मसाला पार्क है। तो ये कुछ बातें हैं छिंदवाड़ा और अदरक के बारे में जो आपको याद रखना है। और अगर मृदा की बात करें तो यहाँ पे लेटराइट मिट्टी का प्रभाव ज्यादा है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम गन्ना और तुअर की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने और तुअर का उत्पादन नरसिंहगढ़ जिले में होता है। अगर हम बात करें गन्ने के संबंध में तो उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे भारत में और विश्व में भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि शुगर केन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आप लिखेंगे कि भारत शुगर केन का सबसे बड़ा उत्पादक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कच्ची शक्कर या सफेद शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो शक्कर का उत्पादन सबसे अधिक करता है। अरहर के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अरहर की दाल, तुअर की दाल या पिजन पी का उत्पादन होता है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इस दाल का उत्पादन होता है और विश्व में भारत इस दाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं नरसिंहगढ़ के बारे में जो आपको जाननी है, गन्ने के बारे में और अरहर की दाल के बारे में। अगर हम बागानी फसलों की बात करें तो मध्य प्रदेश के आगर मालवा में संतरे का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो महाराष्ट्र में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है और संतरे के उत्पादन में अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो विश्व में भारत तीसरा सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन करने वाला देश है। अगर हम प्राकृतिक शहद और सरसों की बात करें तो मुरैना जो है
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों और प्राकृतिक शहद का उत्पादन करने वाला जिला है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो पंजाब में सर्वाधिक प्राकृतिक शहद का उत्पादन होता है। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें विश्व के दृष्टिकोण से या विश्व के संदर्भ में भारत की बात करें तो भारत दुनिया में छठा सबसे ज्यादा प्राकृतिक शहद का उत्पादक देश है। अगर हम सरसों की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि सरसों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में होता है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। और अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कनाडा में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कभी कनाडा और कभी नेपाल, ये दोनों आपस में ऊपर नीचे होता रहता है इनका आंकड़ा। कभी नेपाल में प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो कभी कनाडा में प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, तो यह आंकड़ा लगातार बदलता रहता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, आपको इसको कंसल्ट करना पड़ेगा परीक्षा देने जाने से पहले। वैसे अभी जो मैंने आपको आंकड़ा बताया है ये 2020 में पब्लिश हुआ था, जनवरी में। एक कनाडा की सरकार की रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको बताया कि विश्व में सर्वाधिक जो प्रोडक्शन है सरसों का वो कनाडा में हुआ है। मध्य प्रदेश के शीर्ष उत्पादक जिलों की अगर हम बात करें तो होशंगाबाद में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है और यहाँ पे मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगर हम बात करें अफीम की तो मंदसौर में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन होता है। अगर हम बात करें अलसी की तो रीवा में सर्वाधिक अलसी का उत्पादन होता है। पन्ना जो क्षेत्र है, पन्ना आंवले के लिए प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन यही होता है। बुरहानपुर केले के लिए प्रसिद्ध है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके नवीनतम आंकड़े आएंगे तो शायद ये सर्वाधिक केला उत्पादन का खिताब बड़वानी को दे दिया जाए। परंतु अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप केला ही लिखें, यहाँ पे केला सबसे ज्यादा उत्पादन होता है केले का। जो बालाघाट वाला इलाका है, बालाघाट में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। अगर हम चने की बात करें तो विदिशा में सबसे ज्यादा चने का उत्पादन होता है। विदिशा यहाँ है, माफ कीजिएगा, चने का सबसे ज्यादा उत्पादन विदिशा में होता है। अगर कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्रों की बात की जाए या संस्थानों की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर यहाँ पर है। अगर मूंगफली के संदर्भ में बात की जाए तो मूंगफली अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थित है। मसाला पार्क जैसा मैंने आपको बताया कि गुना में स्थित है और प्रदेश का पहला मसाला पार्क यहाँ छिंदवाड़ा में स्थित है। भोपाल की बात की जाए, भोपाल यहाँ पर है नक्शे में, तो भोपाल में बायोडायवर्सिटी पार्क जिसे हम जैव विविधता पार्क भी बोलते हैं, इकोलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, साथ ही साथ यहाँ पे कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भी भोपाल में ही स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको बताया रतलाम में अंगूर का संस्थान है, अंगूर अनुसंधान केंद्र है। और अगर हम बात करें कि गुना में मसाला पार्क तो मैंने आपको बता ही दिया है। होशंगाबाद में रेशम मंडी स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा, होशंगाबाद यहाँ पर है, होशंगाबाद में रेशम मंडी स्थित है। और आम अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का रीवा में स्थित है। अब हम देख लेंगे अगली स्लाइड में कि मध्य प्रदेश में किस कॉम्बिनेशन में बुआई की जाती है या फसलों की बुआई किस कॉम्बिनेशन में किस क्षेत्र में होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि दो फसलों की बुआई एक साथ कर दी जाती है। तो मध्य प्रदेश में किस तरह से यह कार्य होता है और कौन कौन सी फसलों की बुआई किस किस जिले में एक साथ कर दी जाती है, यह अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेहूं और सोयाबीन की। तो मंदसौर, हरदा, रतलाम, होशंगाबाद, रायसेन, नीमच, बैतूल, राजगढ़, धार, सागर, भोपाल, इंदौर, गुना, विदिशा, उज्जैन, अशोकनगर, देवास, शिवपुरी, टीकमगढ़, खंडवा और सीहोर में गेहूं और सोयाबीन एक साथ बो दिया जाता है। इसी तरह से चना दाल और गेहूं की बात करें तो छतरपुर और पन्ना में चना दाल और गेहूं एक साथ बो दिया जाता है। अगर हम बात करें तिल और गेहूं की तो दतिया में तिल और गेहूं एक साथ बो दिया जाता है। मतलब एक साथ, मतलब आप समझें कि जैसे क्यारियां बीच में बनी होती हैं, तो आजकल किसान कुछ कुछ दूरी पे फसल लगाता है, तो उसी तरह से कुछ जो बीच में खाली जगह होती है वहां पे अन्य फसल बो दी जाती है। तो अगर हम बात करें कपास और सोयाबीन की तो बुरहानपुर और खरगोन में कपास सोयाबीन एक साथ लगा सकते हैं। अगर हम बात करें गेहूं और मक्का की तो छिंदवाड़ा और अलीराजपुर में गेहूं और मक्का भी एक साथ लगाया जाता है। मैंने निमाड़ के कुछ इलाकों में कपास और मक्का का भी कॉम्बिनेशन देखा है कि वो इस तरह से बो दिया जाता है, कपास के बीच में वो जगह होती है वहां पे। अगर हम बात करें बड़वानी की तो यहाँ पे कपास और ज्वार एक साथ बो दिया जाता है। अगर हम बात करें सोयाबीन और मक्का की तो
यहाँ अपना झाबुआ में सोयाबीन और मक्का एक साथ बो दिया जाता है। अगर हम बात करें चना दाल और सोयाबीन की, तो दमोह, नरसिंहपुर और शाहजहाँपुर में यह एक साथ बोया जाता है। अगर हम बात करें राई और सरसों की, तो मुरैना, श्योपुर और भिंड में इसे एक साथ बोया जाता है। अगर हम बात करें गेहूं और चावल की, तो बालाघाट, सिवनी, मंडला, सिंगरौली, ग्वालियर, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, सतना, रीवा और सीधी में इसे एक कॉम्बिनेशन में बोया जाता है। और अगर हम बात करें मसूर और चावल की, तो अनूपपुर में मसूर और चावल एक साथ बो दिया जाता है। तो हमारे इस लेक्चर में हमने देखा कि किस कॉम्बिनेशन में फसलें बोई जाती हैं, कौन कौन सी फसलें वाणिज्यिक फसलें होती हैं, कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें होती हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश किन फसलों के उत्पादन में अव्वल है, भारत किन फसलों के उत्पादन में अव्वल है, या मध्य प्रदेश में कौन सी फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पूरे भारत देश में। इस तरह की जानकारी हमने देखी। हमने यह भी देखा कि कृषि के अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। हमने जाना कि तितली पार्क रायसेन में है। हमने देखा मसाला पार्क सबसे पहला छिंदवाड़ा में है। हमने देखा कि गेहूं अनुसंधान केंद्र पावराखेड़ा होशंगाबाद में है। इस तरह की हमने बहुत सारी जानकारियां देखी। हमने देखा कि खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, मोटे अनाज की फसलें कौन सी हैं, तिलहन की फसलें कौन सी हैं, दलहन की फसलें कौन सी हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख उद्यानिकी फसलें कौन सी हैं, और मसालों की फसलें कौन सी हैं। तो लगभग हमने पूरा क्रॉप्स कवर किया कि किस क्षेत्र में कौन सा क्रॉप होता है, कहाँ पे कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। तो इस तरह की मुझे लगता है संपूर्ण जानकारी इस लेक्चर में आपको उपलब्ध कराई गई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।